गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का नेक्स्ट टॉपिक प्रासरण दाब। आज का हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं प्रासरण दाब। तो कल हमने प्रासरण दाब के बारे में पढ़ा भी प्रासरण क्या चीज़ होती है। तो प्रासरण का मतलब क्या होता है कि किसी पदार्थ का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से प्रवाहित होना क्या कहलाता है? प्रासरण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रासरण। फिर हमने ये कहा था कि प्रासरण में पदार्थ है वो निम्न सांद्रता से कहाँ जाता है? ये जाता है निम्न सांद्रता से कहाँ जाता है? उच्च सांद्रता की ओर। ठीक है, तो उच्च सांद्रता की ओर जाता है। तो इन अणुओं का जो गमन होता है वो किसमें से होता है? अर्धपारगम्य झिल्ली में। किसमें होता है? अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से होता है। ठीक है, ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है ये विशेष प्रकार की बनी होती है। ठीक है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से अणुओं का निकलना, वो भी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर प्रवाहित होना क्या कहलाता है? प्रासरण कहलाता है। फिर हमने ये बात की थी कि अर्धपारगम्य झिल्ली किससे बनी होती है। तो हमने कहा ये पोर्चमेंट की बनी होती है, ये जंतु झिल्ली होती है, ये चरम पत्र होता है, ये सेलोफोन की बनी होती है, ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड के मिलकर बनी होती है। तो जिसको हमने क्या नाम दे दिया? अर्धपारगम्य झिल्ली। इसके लिए हमने प्रासरण के लिए एग्जाम्पल भी पढ़ा कि जैसे मटर या चने का पानी में डालने पर फूलना, पानी में डालने पर क्या हो जाना? फूल जाना। ठीक है, या फिर मुरझाए हुए फूलों पर पानी डालना। अगर कोई फूल वगैरह मुरझा जाते हैं और उनके ऊपर यदि पानी डाला जाए तो वो वापस क्या हो जाते हैं? तरोताजा हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रासरण कहते हैं, बोलते हैं प्रासरण। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में प्रासरण दाब क्या होता है, ओस्मोसिस प्रेशर किसे कहते हैं, या प्रासरण दाब क्या चीज होती है। तो प्रासरण दाब का मतलब ये होता है कि किसी विलयन के अंदर विलायक के अणुओं को रोकने के लिए जो लगाया गया दाब होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रासरण दाब कहते हैं। भी कहने का मतलब अपने पास में एक आयताकार पात्र है। ये देखो अपने पास में एक आयताकार पात्र है। ठीक है, इस आयताकार पात्र की हम दो भाग करते हैं। ये हो गया ए भाग और ये क्या हो जाएगा? बी भाग। तो ए भाग में क्या भरा हुआ है? विलायक। क्या भरा हुआ है? विलायक। और बी भाग में क्या भरा हुआ है? विलयन। और इन दोनों के मध्य क्या लगी हुई है? अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या है? पिस्टन है। क्या है? पिस्टन। ये ए के लिए और यहाँ पर पिस्टन क्या है? बी के लिए। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि इस विलायक के अणु है वो अर्धपारगम्य झिल्ली में से अगर विलयन के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें ये जो ए पदार्थ है वो विलायक के अणु है वो अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से उस पदार्थ में जाने की रोकते हैं, यानी विलायक के अणु है वो विलयन में नहीं जा सकते। इसलिए जो दाब लगाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रासरण दाब कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? प्रासरण दाब कहते हैं। ठीक है, भी किसी भी विलयन में विलायक के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से जाने से रोकने के लिए लगाया गया बाह्य दाब क्या कहलाता है? प्रासरण दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रासरण दाब। ये कहने का मतलब या अर्धपारगम्य झिल्ली है, ये विलायक के अणु है और ये विलयन के अणु है। भी कहने का मतलब विलायक के अणु जब विलयन के अंदर जा रहे हैं किसके माध्यम से? अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से। तो विलायक के अणुओं को रोकने के लिए भी इसके अंदर न जाए, तो विलायक के अणुओं को रोकने के लिए लगाया गया दाब क्या कहलाता है? प्रासरण दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रासरण दाब। ठीक है, और ये जो दाब लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पिस्टन। यहाँ पर P1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? P2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P2। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रासरण दाब के नियम। तो वॉन हॉफ ने प्रासरण के निम्न दाब बताए। ठीक है, नियम निम्न प्रकार है। वॉन ऑफ सबसे पहले आता है वॉन ऑफ बॉयल। ठीक है, तो प्रासरण दाब में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं प्रासरण के नियम। देखिए अब पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक प्रासरण के नियम। तो प्रासरण का नियम क्या होता है? देखिए प्रासरण नियम।
प्रासरण के नियम। तो सबसे पहले प्रासरण के नियम में कौन आता है? प्रासरण का सबसे पहला नियम होता है वॉन्ट ऑफ बॉयल नियम। वॉन्ट ऑफ बॉयल नियम, वॉन्ट ऑफ बॉयल नियम। ठीक है, तो वॉन्ट ऑफ बॉयल नियम क्या कहना चाहता है? तो वॉल्ट यानी प्रासरण दाब के लिए दो नियम दिए गए। सबसे पहले है वॉन्ट ऑफ बॉयल नियम और दूसरा वॉन्ट ऑफ दाब ताप नियम, दाब और ताप नियम। ठीक है, तो निश्चित ताप पर विलयन का जो प्रासरण दाब होता है वो सांद्रता C के क्या होता है? समानुपाती। कहने का मतलब है विप्रासरण दाब होता है वो सांद्रता क्या होता है? समानुपाती। दी वॉन्ट ऑफ बॉयल नियम क्या कहना चाहता है कि किसी निश्चित ताप पर विलयन का जो प्रासरण दाब होता है पाई वो सांद्रता C के क्या होता है? समानुपाती। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रासरण दाब इज प्रोपोर्शनल टू सांद्रता C, यानी कंसंट्रेशन। तो प्रासरण दाब को पाई से प्रेजेंट करते हैं। पाई समानुपाती क्या आ जाएगा? C। पाई समानुपाती क्या हो जाएगा? C। अब ये क्या कह रहा है कि सांद्रता होती है, क्या होती है? सांद्रता व्युत्क्रमानुपाती क्या होती है? वॉल्यूम, आयतन होती है। क्या होती है? आयतन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/v। पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/v। यानी जो प्रासरण दाब होता है वो आयतन v के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। अब वॉन्ट ऑफ बॉयल का दूसरा नियम क्या है? वॉन्ट ऑफ ताप दाब नियम। वॉन्ट ऑफ ताप दाब नियम क्या है? तो वॉन्ट ऑफ ताप दाब का दूसरा नियम क्या कहना चाहता है कि किसी सांद्रता पर तनुता पर विलयन का प्रासरण दाब उसके मोल भिन्न उसके ताप के क्या होता है? समानुपाती। भी सांद्रता है, क्या है? सांद्रता। देखिए कि जो सांद्रता होती है C, वो किसी भी सांद्रता पर जो तनु विलयन होता है, किसी सांद्रता पर क्या होता है? तनु विलयन। ठीक है, तो उसका जो प्रासरण दाब होता है पाई वो ताप T के क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, तो प्रासरण दाब तो हो गया पाई और ये ताप T के क्या हो गया? समानुपाती। ठीक है, तो इसको तो मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1 और इसे क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 को साथ रख दें तो अपने पास में क्या आएगा? पाई इज प्रोपोर्शनल टू T अपॉन में क्या आ जाएगा? V। ये आ गया अपने पास, ये आ गया ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रासरण दाब है उसके दो नियम हैं। प्रासरण दाब के कितने नियम हैं? दो नियम। ठीक है, तो प्रासरण दाब के दो नियम है। तो हमने ये कहा कि प्रासरण दाब का पहला नियम क्या है? वॉन्ट ऑफ बॉयल नियम। कि प्रासरण दाब होता है किसी निश्चित ताप पर विलयन का जो प्रासरण दाब होता है वह सांद्रता C के क्या होता है? समानुपाती। तो पाई इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? C। तो सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा? 1/v, यानी पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/v। दूसरा नियम है वॉन्ट ऑफ ताप दाब नियम। इसने क्या कहा कि किसी सांद्रता पर तनु विलयन का जो प्रासरण दाब होता है वो ताप T के क्या होता है? समानुपाती। तो इसका मतलब ये हो गया कि पाई इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? टेम्परेचर यानी T। ठीक है, इसी के साथ हम ये कहते हैं कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को एक साथ रखेंगे तो क्या आ जाएगा? पाई इज प्रोपोर्शनल T अपॉन में क्या आ जाएगा? V। तो इसको हम हटाएंगे तो क्या लगा देंगे? पाई इक्वल टू एस टी अपॉन में क्या आ जाएगा? V। तो यहाँ पर S क्या हो जाएगा? यहाँ पर S हो जाएगा स्थिरांक। यहाँ पर S क्या हो जाएगा? स्थिरांक। और V बराबर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम यानी आयतन। ठीक है, और T बराबर क्या हो जाएगा? ताप। और पाई बराबर क्या हो जाएगा? प्रासरण दाब। तो हमने ये कहा इसको हटाएंगे समानुपाती को तो स्थिरांक लगाएंगे तो पाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? एस टी अपॉन में क्या आएगा? V। क्या आ जाएगा? एस टी अपॉन में क्या आएगा? V। इसने ये कहा कि पाई भी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एस टी। अगर मैं ये कहता हूँ यहाँ से इस समीकरण में अपने पास में क्या है? पाई भी इक्वल टू क्या है? एस टी है।
5 इक्वल टू क्या हो जाएगा St। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि n बराबर 1 मोल हो तो 1 मोल हो तो पाई v इक्वल टू क्या हो जाएगा NST, और s की जगह हम क्या ले सकते हैं r, तो पाई v इक्वल टू क्या हो जाएगा NRT, क्या हो जाएगा NRT। ठीक है, तो पाई v इक्वल टू क्या हो जाएगा NRT, क्या हो जाएगा NRT। ठीक है, और पाई का मान निकालना चाहे तो क्या आ जाएगा, पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा N अपॉन में v, और क्या आ जाएगा RT, क्या आ जाएगा RT। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ बी, इसके जो नियम है प्रासरण दाब यानी वॉन्ट ऑफ बॉयल नियम और वॉन्ट ऑफ दाब ताप नियम। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि वॉन्ट ऑफ बॉयल नियम क्या होता है कि प्रासरण दाब होता है किसी विशिष्ट ताप पर विलयन का जो प्रासरण दाब होता है वो सांद्रता सी क्या होता है समानुपाती, तो पाई इक्वल टू क्या आ जाएगा सी, और सांद्रता होती है वो आयतन की क्या होती है व्युत्क्रमानुपाती, तो कहने का मतलब पाई इक्वल टू 1 अपॉन में वी। दूसरा नियम क्या, वॉन्ट ऑफ ताप दाब नियम, इसका मतलब ये हुआ कि किसी सांद्रता पर तनु विलयन है उसका प्रासरण दाब क्या हो जाएगा पाई, वो ताप टी के क्या होता है समानुपाती। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1, इसे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को यदि एक साथ रखेंगे तो क्या आएगा, पाई इक्वल टू टी अपॉन में क्या आएगा वी। अगर यहाँ पर पाई माने तो मैंने ये कहा कि समानुपाती स्थिरांक लगाएंगे अगर इसको हटाते हैं तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा एस टी अपॉन में वी। यहाँ पर हम जानते हैं कि पाई यहाँ पर क्या है प्रासरण दाब। ठीक है, एस इक्वल टू यहाँ पर क्या है स्थिरांक यानी कांस्टेंट, वी इक्वल टू क्या हो जाएगा वॉल्यूम, एंड टी इक्वल टू क्या हो जाएगा टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर हम इस समीकरण में ये कहते हैं कि पाई इक्वल टू एस टी हो गया, ठीक है, तो एन बराबर यदि 1 मोल हो तो पाई वी इक्वल टू क्या आ जाएगा एन एस टी, और एस की जगह हम क्या लगा सकते हैं, एस की जगह कांस्टेंट का ले सकते हैं आर, तो कहने का मतलब पाई वी इक्वल टू क्या हो जाएगा एन आर टी, और पाई इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन में भी क्या आ जाएगा आर टी, क्या आ जाएगा एन वी अपॉन में क्या आएगा आर टी। अब हम ये बात करते हैं कि प्रासरण दाब विलय का अणुभार में क्या संबंध होता है। देखिए, प्रासरण दाब विलय के अणुभार में संबंध, देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्रासरण दाब एवं विलय के अणुभार में संबंध। तो प्रासरण दाब अपने पास में क्या था पाई। ठीक है, प्रासरण दाब एवं विलय के अणुभार, विलय के अणुभार में संबंध, के अणुभार में संबंध। देखिए, तो प्रासरण दाब एवं विलय के अणुभार में क्या संबंध है, तो हमने ये अभी पढ़ा कि पाई वी इक्वल टू क्या होता है एन आर टी, तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा एन अपॉन में वी, और क्या आ जाएगा आर टी, क्या आ जाएगा आर टी। आप जानते हैं कि एन बराबर क्या होता है मोल, क्या होता है मोल, और मोल बराबर क्या होता है डब्ल्यू बी अपॉन में क्या होता है एम बी, यही होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब जहां पर एन रखा है वहां पर इस वैल्यू को हम यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अपने पास में क्या आएगा पाई इक्वल टू क्या आ जाएगा डब्ल्यू बी गुणा में आर टी अपॉन वी, अपॉन में क्या आया वी, तो v का v आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा mv, क्या आ जाएगा mv। तो यहाँ से प्रासरण दाब निकालना हो तो इस न्यूमेरिकल के लिए हम ये काम में ले सकते हैं। कि प्रासरण दाब निकालना हो, आपके पास विलय का भार दिया गया हो, अणु भार दिया गया हो, तो आप ये सूत्र के द्वारा प्रासरण दाब निकाल सकते हैं। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि अणु भार निकाल कर बताइए, तो अणु भार कैसे निकालेंगे, अणु भार क्या होता है mv बराबर, अणु भार होता है mv बराबर क्या आ जाएगा डब्ल्यू बी गुणा में आर गुणा में टी, और अपॉन में क्या आएगा पाई गुणा में क्या आ जाएगा वी। तो ये हो गया अणुभार निकालने का फॉर्मूला। इस प्रकार से आप कि प्रासरण दाब है उसके अणुभार में क्या निकाल सकते हो, संबंध निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये प्रासरण दाब विलय के अणुभार में क्या आ जाएगा संबंध आ जाएगा, क्या आ जाएगा संबंध। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में असामान्य मोलर द्रव्यमान, असामान्य आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान। देखिए, असामान्य मोलर द्रव्यमान नेक्स्ट टॉपिक है असामान्य
मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान। असामान्य मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान। भी असामान्य मोल द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान क्या चीज होती है? तो इसके लिए अगर हम बात करें कि असामान्य मोल द्रव्यमान या क्या होता है, तो अणुसंख्यक गुणधर्म से विलय के अणुभार की गणना कर सकते हैं। भी हमने ये कहा कि हम विलय के अणुसंख्यक गुणधर्म, इसको एक बार बोल जाइए, अणुसंख्यक गुणधर्म। देखिए अणुसंख्यक गुणधर्म है, ठीक है। इस अणुसंख्यक गुणधर्म से हम क्या निकालते हैं? विलय का अणुभार निकालते हैं। क्या निकालते हैं? विलय का अणुभार निकालते हैं ना। ये कहने का मतलब ये हुआ कि अणुसंख्यक गुणधर्म, इसमें कौन आता है? वाष्प दाब आपेक्षिक अवनमन। क्या आता है? वाष्प दाब आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। दूसरा कवथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन और प्रासरण दाब। ये चारों क्या है? अणुसंख्यक गुणधर्म है। अणुसंख्यक गुणधर्म कौन कौन से? कल हमने पढ़ा, वाष्प दाब आपेक्षिक अवनमन, कवथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, प्रासरण दाब। ये चारों क्या है? ये चारों है अणुसंख्यक गुणधर्म। और इन चारों से अणुसंख्यक गुणधर्म से हम क्या निकालते हैं? विलय का अणुभार निकालते हैं। हमने सभी के लिए विलय का अणुभार निकाला है, प्रत्येक के लिए अणुभार हमने निकाला। और ये क्या कह रहा है कि इससे अणुभार तभी निकाल सकते हैं, कंडीशन है विलियन तनु है और राउल्ट के नियम का पालन करता है। भी अणुभार निकालते उसके लिए क्या शर्तें थी? शर्तें एक नंबर ये थी कि विलियन कैसा होना चाहिए? तनु होना चाहिए। विलियन कैसा होना चाहिए? तनु। और दूसरी कंडीशन कि ये राउल्ट के नियम का पालन करता है, या राउले के नियम का क्या करता है? पालन। राउले के नियम का पालन करता है, ठीक है। पहली कंडीशन भी अणुसंख्यक गुणधर्म से पदार्थ के या विलय के अणुभार की गणना करते हैं और विलय के अणुभार यानी एमबी का मान निकालते हैं। तो उस इन चारों के लिए पहली क्या शर्त थी कि विलयन कैसा होना चाहिए? तनु होना चाहिए। और दूसरा कि ये राउल्ट या राउले के नियम का पालन करता हो। और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि इसके अंदर भी न तो विलायक या विलय का न तो सहगुणन होता है, विलयन में विलय न तो सहगुणन होता है और न ही वियोजित होता है। तीसरी कंडीशन क्या है कि विलयन में कंडीशन है कि विलयन में विलय न तो वियोजित होता है और न ही सहगुणित होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि न तो वियोजन होगा और न ही सहगुणित होगा। क्लियर? अगर इन शर्तों का जो पालन करता है वो ही क्या है? अणुसंख्यक गुणधर्म में आता है, ठीक है। तो ये जितने भी अणुभार हमने निकाले वो सब इन नियमों का पालन करते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म के इस नियमों का पालन करेंगे तभी ये क्या होंगे? असामान्य मोल द्रव्यमान में आते हैं। अब हम बात करते हैं कि असामान्य मोल द्रव्यमान क्या होता है। भी असामान्य अब पढ़ सकते हैं भी असामान्य मोल द्रव्यमान का क्या मतलब हुआ, ठीक है। तो देखिए, तो हमने क्या कहा कि अणुसंख्यक गुणधर्म है, इससे विलय का अणुभार निकलता है। और विलय का अणुभार हमने किस किस का निकाला? वाष्प दाब आपेक्षिक अवनमन, कवथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, प्रासरण दाब। और इन सब का अणुभार निकालने के पीछे क्या कारण था कि विलयन तो एक तनु था
दूसरा राउल्ट या राउल के नियम का पालन करता है। विलयन में विलय न तो वियोजित होता और न ही सहगुणित होता है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं तो असामान्य मोल द्रव्यमान क्या हुआ, तो असामान्य मोल द्रव्यमान का मतलब है, देखिए तो असामान्य आणविक द्रव्यमान या मोल द्रव्यमान का मतलब होता है कि देखिए सबसे पहले हम एक चीज की ओर चर्चा करते हैं कि वियोजन का मतलब क्या होता है, वियोजन और दूसरा होता है सहगुणित। वियोजन और सहगुणित का मतलब क्या है, देखिए सबसे बड़ी बात समझने वाली बात है ये भी आयनन। वियोजन का मतलब क्या होता है, आयनन होना। क्या होना, आयनन होना। जैसे अगर हम बात करें कि अपने पास में ये चौक है, क्या है ये चौक, तो चौक का एक मॉलिक्यूल है, क्या है, चौक का एक मॉलिक्यूल। अगर मैं इसका वियोजन या आयनन करता हूं तो इसके दो भाग हो जाएंगे। कितने भाग हो गए, दो। तो कणों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। कहने का मतलब यदि आयनन होगा तो कणों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि। कणों की संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वृद्धि। और यदि क्या होगा, सहगुणित होगा, तो सहगुणित का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई मॉलिक्यूल एक है, कोई मॉलिक्यूल, ये मान लो दो कण है और ये दोनों जुड़ जाए तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो कणों की संख्या में क्या होगी, कमी होगी। तो सहगुणित होने पर कणों की संख्या में क्या होती है, कमी। कणों की संख्या में क्या होती है, कमी। कणों की संख्या में क्या होती है, कमी होती है। क्या होती है, कमी। ठीक है, तो इसका मतलब समझिए, ठीक है ना। अब देखिए असामान्य मोल द्रव्यमान क्या है कि किसी विलय को विलायक में घोलने पर, किसी विलय को विलायक में घोलने पर किसी विलय को विलायक में घोलने पर वियोजन या सहगुणन होने पर कणों की संख्या में वृद्धि या कमी होती है। यदि किसी विलय को विलायक में घोलते हैं तो या तो उसका आयनन होता है या उसका सहगुणन होता है। क्या होता है, सहगुणन। तो कणों की संख्या में या तो कमी होगी या फिर वो क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अणु का जो वास्तविक द्रव्यमान है वो प्राप्त नहीं होता है, या वास्तविक अणुभार प्राप्त नहीं होता। तो वास्तविक अणुभार से भिन्न प्राप्त होता है, उस अणुभार को हम क्या कहते हैं, असामान्य मोल द्रव्यमान कहते हैं या आणविक द्रव्यमान कहते हैं। क्या बोलेंगे, असामान्य आणविक द्रव्यमान। क्या बोलेंगे, असामान्य आणविक द्रव्यमान। कहने का मतलब किसी विलय को विलायक में घोलने पर या तो इसका आयनन होता है या वियोजन होता है या इसका सहगुणन होता है। तो वियोजन या सहगुणन होने पर या तो इसके कणों की संख्या में वृद्धि होती है या कणों की संख्या में क्या होती है, कमी होती है। तो जो विलयन का आणविक द्रव्यमान प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त नहीं होता, ये वास्तविक अणुभार प्राप्त नहीं होता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, असामान्य आणविक द्रव्यमान कहते हैं। जैसे यदि हम बात करें कि आपके पास में क्या है, NaCl है, क्या है NaCl, आपके पास में क्या है MgCl2 और आपके पास में क्या है K4FeCl6 है। तो इसमें कितने आयन होंगे, इसमें आयनों की संख्या होगी, आयनों की संख्या क्या होगी, आयनों की संख्या। तो यहाँ पर एक प्लस और एक क्या है, माइनस। यहाँ पर आयन कितने हो गए, दो। यहाँ पे कितने आयन हो गए, दो आयन। ठीक है, अगर मैं यह बात करूं तो Mg पर कितना चार्ज हो गया, प्लस का 2 और Cl पर कितना हो गया, माइनस का। तो आप कहना चाहोगे कि इसकी शोधकता 2 होती है, इसकी 1 होती है, तो यहाँ पर कितने आयन हो जाएंगे, 3 आयन। कितने आयन हो जाएंगे, 3। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पर Cl के 2 है तो 2 पर आयन है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितने तत्व है ना उनके ऊपर जो आवेश है उसको जोड़ना है। तो Na पर 1 प्लस का होता है, Cl पर माइनस का होता है, तो आयनों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। अगर MgCl2 की बात करें तो Mg में प्लस की 2 होती है, इस पर माइनस का 1 होता है, तो 2 कितने हो जाएंगे, 3।
तो K4FeCl के 6 की बात करें तो यहाँ पर आयन टूटेंगे तो पोटेशियम की यहाँ पर 4 और यहाँ पर माइनस का 1, तो 4 और 1 कितनी हो जाएगी 5। तो यहाँ पर आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी 5। क्या हो जाएगी 5। तो याद रखिएगा, कई बार इसको 8 मान लेते हैं बच्चे, इसको ध्यान रखना है कि K4 है तो पोटेशियम पर प्लस का चार्ज होगा। कितना होगा पोटेशियम पर प्लस का चार्ज, ठीक है। तो इसको तोड़ेंगे तो इस पर क्या आएगा माइनस का, तो माइनस का 1 प्लस का 1, लेकिन यहाँ पर पोटेशियम कितने हैं 4 है, तो 4 पोटेशियम 1 माइनस का, तो 4 प्लस का 1 माइनस का, तो कुल कितने होंगे 5। तो ये आ गया मोलर संख्या द्रव्यमान, ठीक है। अब इसके लिए कि वियोजन और सहगुणन के लिए एग्जाम्पल दिया गया है। वियोजन के लिए और सहगुणन के एग्जाम्पल की बात करें कि आपके पास में एसिटिक का अम्ल है। क्या है एसिटिक अम्ल। अब एसिटिक अम्ल का अणुभार कितना होता है 60 होता है। कितना होता है 60। कैसे, कार्बन का 12 फिर हाइड्रोजन 3, कार्बन का फिर 12, ऑक्सीजन का 32 और हाइड्रोजन का 1, कुल मिला कितना हो गया 60। कितना हो गया 60। और यदि इनका क्या होता है सहगुणन होता है तो दो मॉलिक्यूल आपस में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो अणुभार कितना हो जाएगा 120। तो इनका जो वास्तविक अणुभार होगा तो कितना होगा 60 होगा, असमान्य कितना हो जाएगा 120 यानी 120 हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा मोलर द्रव्यमान, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो वॉन्ट ऑफ गुणांक। तो वॉन्ट ऑफ गुणांक ने एक नियम अणुभार को स्पष्ट करने के लिए एक वॉन्ट ऑफ गुणांक दिया। क्या दिया आई, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक कि असामान्य मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान को स्पष्ट करने के लिए वॉन्ट ऑफ गुणांक ने एक नियम दिया, ठीक है। तो वॉन्ट ऑफ गुणांक ने भी असामान्य मोलर द्रव्यमान को प्रेजेंट करने के लिए वॉन्ट ऑफ, कौन था वॉन्ट ऑफ गुणांक। और वॉन्ट ऑफ गुणांक क्या होता है आई होता है। क्या होता है आई। तो आई बराबर फॉर्मूला होता है प्रेक्षित मोलों की संख्या, प्रेक्षित मोलों की संख्या बटा क्या आता है सैद्धांतिक मोलों की संख्या, सैद्धांतिक मोलों की संख्या। या फिर आई बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आई बराबर फॉर्मूला होता है कि आयनन के पश्चात मोलों की संख्या या बटा में क्या आएगा आयनन से पूर्व मोलों की संख्या, आयनन से पूर्व मोलों की संख्या, ठीक है। तो असामान्य मोल द्रव्यमान को किसके द्वारा वॉन्ट ऑफ गुणांक आई के द्वारा प्रेजेंट करते हैं, किसके द्वारा आई के द्वारा। और आई बराबर क्या होता है प्रेक्षित मोलों की संख्या बटा सिद्धांत।